रात में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे उसका हस्बैंड जाओ फेंग मार रहा होता है। जूकी उसे छोड़ने की भीख मांग रही होती है, लेकिन जाओ फेंग कह रहा है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। ये बोलकर वो उसे बेदर्दी से मार देता है। वहीं इस ड्रामे की फीमेल लीड शाओ छुप कर बस ये सब देख रही होती है। वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाती। जाओ फेंग के जाने के बाद वो अपनी बहन की बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है और फिर ठान लेती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेगी। इसी के साथ कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जहां शाओ यी अपनी बहन को याद करने के बाद खुद से कहती है कि टोंग टाई को एक ब्यूटी ग्रो के लिए जाना जाता है, जहां वो अमीर लोगों को खुश करते हैं। लेकिन मेरी बहन यहाँ मरी और किसी को उसकी परवाह भी नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बहन की जगह टोंग टाई की टॉप ब्यूटी बनने का डिसाइड किया, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं उन लोगों तक पहुंचकर अपनी बहन के लिए जस्टिस ले सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। वो जाकर लड़कियों के साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी उस जगह की बॉस मिस एनी आकर उन सबको देखकर कहती है कि ये टोंग टाई टेरेस है, यहाँ हर कोई इतनी आसानी से नहीं आता। अगर तुम सब टॉप सोशलाइट बनना चाहते हो तो तुम लोगों को पहले इस काबिल बनना होगा। फिर वो शाओ को टच करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ ये बात याद रखो कि यहाँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परफेक्ट फिगर और ब्यूटी की परवाह होनी चाहिए, और बाकी तुम सब एक थॉटलेस डॉल हो। तभी वहाँ एक लड़की मिस एनी को खुश करने के लिए अपनी ड्रेस की स्ट्रैप जानबूझकर नीचे गिरा देती है। ये देख मिस एनी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम जैसी चीप लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता, जिसके बाद वो सब लड़कियों को समझाने लगती है कि तुम लोगों को सिर्फ अपनी बॉडी नहीं देखनी, तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव और फिगर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी सेड्यूस हो जाए। याद रखना, ये अमीर लोग हमें नहीं ढूंढते, बल्कि हम उनको ढूंढते हैं उनके नाम और पैसों के लिए, ताकि हम एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय कर सकें। जिसके बाद वो शाओ का हाथ पकड़कर आगे ले आती है और उसे कहती है कि मेरे सारे स्टूडेंट में से तुम सबसे परफेक्ट कंडीशन में हो और मुझे पता है कि तुम में बहुत टैलेंट है। तो शाओ कहती है कि सिस्टर एनी, मुझे सबसे टॉप 1 कैटेगरी में आना है, जिसके पास सब कुछ हो। नेक्स्ट सीन में शाओ रेडी होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ किकी आती है। वो जानबूझकर शाओ को धक्का देती है और कहती है कि सिस्टर एनी ने बहुत गलत फैसला लिया है। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, तुम्हारे अंदर तो कोई एबिलिटी नहीं। मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी टॉप मास्टर चाहिए। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है। शाओ उसे देख सोचती है कि फाइनली तुम आ ही गए खूनी। तभी वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जीचेन है, जो जाओ फेंग को टीचर कहकर बुला रहा होता है और उसे वेलकम करता है। शाओ और किकी उसे नोटिस कर लेते हैं। किकी कहती है कि जीचेन बहुत हैंडसम है, लेकिन फिर भी वो जाओ फेंग के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि जाओ फेंग बहुत चार्मिंग है। तभी शाओ कहती है कि जैसे तुम हर चीज खा नहीं सकती, वैसे ही कुछ लोगों के साथ उठना बैठना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुन के गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मिस एनी ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर ली, तुम हवा में उड़ने लगी। ये बोलकर वो जानबूझकर उसके ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और कहती है कि उफ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और हंसते हुए कहती है कि ओह देखो तो क्या फायदा इतना मेकअप का, आज रात का तुम्हारा कोई चांस ही नहीं। और हंसते हुए जाओ फेंग के पास जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे ऑफर करती है, जिसे जाओ फेंग पी लेता है। किकी का प्लान सक्सेसफुल रहा। जाओ फेंग ड्रंक हो जाता है तो किकी कहती है कि मिस्टर जाओ, ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, चले होटल रूम में चलते हैं, मैं वहाँ आपको खुश कर दूंगी। दूसरी तरफ शाओ अपनी बहन को याद करके रो रही होती है और कहती है कि मैंने इस चांस के लिए 10 साल तक वेट किया, इसे ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं दे सकती किकी। और फिर कुछ सोचकर स्माइल करते हुए अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगती है और कहती है कि जाओ फेंग वो आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जो अपनी मर्जी से आजाद घूम सके। किकी जाओ फेंग को रूम में ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके बॉडीगार्ड्स आकर किकी को पकड़ लेते हैं। ये लड़की जाओ फेंग की वाइफ शूलिंग है। किकी को देख कहती है कि तुम तो काफी प्यारी हो। किकी उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो शूलिंग हंसने लगती है।
कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेती तो शायद कोई फायदा हो जाता तुम्हारा। और अपने गार्ड से कहती है कि मिस्टर जाओ को बाथरूम ले जाओ और इनका फेस वॉश कराओ। जिस पर मिस्टर जाओ गार्ड्स को दूर करके कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शूलिंग टिकी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ फेंग को सेड्यूस करने की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करती हूँ। ये बोलकर वो उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और उसे बताती है कि मेरा नाम शूलिंग है, मैं जाओ फेंग की रियल वाइफ हूँ। और अपने गार्ड से कहती है कि इसे अच्छे से खुश कर देना। ये सुन की शॉक्ड हो जाती है। गार्ड्स उसे पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब शाओयी का प्लान था। उसी ने ही जाओ फेंग की वाइफ तक ये न्यूज़ पहुंचाई। जाओ फेंग को अपनी वाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये शादी जाओ फेंग के डैड की मर्जी से हुई थी और उन्होंने अपने बिजनेस बेनिफिट की वजह से जाओ फेंग को शूलिंग के साथ ब्रेकअप भी नहीं करने दिया। लेकिन वो दोनों सिर्फ नाम के ही हस्बैंड वाइफ हैं। शाओयी खुद को मिरर में देखकर कहती है कि अब मेरी बारी है और अपना पर्स वहाँ रख कर जाने लगती है। तभी वो जाओ फेंग से टकरा जाती है। जाओ फेंग उसे दीवार से लगा देता है। नशे में होने की वजह से वो उसके क्लोज जाता है तो शाओयी इनोसेंट बनकर वहाँ से डर कर चली जाती है। जाओ फेंग उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसकी नजर उसके पर्स में पड़ती है। वो उसे खोलता है तो उसमें शाओयी की फोटो होती है, जिसमें उसका नाम भी लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में जी चैन घुटनों के बल बैठकर शाओयी को नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे पहना कर हक करता है। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है और ये सब देख थोड़ा जेलस होता है तो शाओयी उसे देख सोचती है कि कम ऑन, अब जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ और अपना असल रूप दिखाओ। तभी वहाँ पर शूलिंग आती है और जी चैन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो, फिर ये सब क्या है। फिर जाओ फेंग से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ये बैग मिला था मुझे, मैं बस पूछने आया था कि ये किसका है। तो शाओयी कहती है कि ये मेरा है और उसके हाथ से बैग ले लेती है। जाओ फेंग उसे देख रहा होता है। लगता है शाओयी का तीर निशाने पर लग गया। शाओयी घर आकर टिश्यू से अपना नेक और हैंड साफ करने लगती है, क्योंकि जाओ फेंग ने उसे टच किया। उसे खुद से घिन आ रहा होता है। वो अपनी बहन की पिक्चर से बातें करने लगती है और कहती है कि अब तुम ही बताओ मैं उसकी लाइफ में कैसे एंटर करूं और कैसे तुम्हारा बदला लूं। फिर वो अपना बैग खोलती है तो देखती है कि उसमें उसने जो अपनी पिक्चर रखी थी वो नहीं होती, जिसे देख वो स्माइल करती है और कहती है तो खेल शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जाओ फेंग ड्रिंक करते हुए शाओयी के बारे में सोच रहा होता है और उसकी तस्वीर देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसकी खूबसूरती के बारे में सोच रहा होता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वो शूलिंग के रूम में चला जाता है और उसके क्लोज होने लगता है। तो शूलिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। दूसरी तरफ शाओयी जाओ फेंग के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। शूलिंग काफी खुश दिखाई दे रही है। वो जाओ फेंग से कह रही है कि इतने सालों बाद तुम मेरे करीब आए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं, बस अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि कल तुम्हारे डैड वापस आ रहे हैं तो कल हम जी चैन और उसकी गर्लफ्रेंड शाओयी को भी इनवाइट कर लेते हैं। शाओयी का नाम सुन जाओ फेंग फौरन से हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे जाओ फेंग बेसब्री से शाओयी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं शूलिंग अपने मुंह मियां मिठू बन रही होती है और कहती है कि मेरे बिना तो जाओ हाउस इतना मेंटेन हो ही नहीं सकता। तभी जी चैन और शाओयी आते हैं और उनके लिए गिफ्ट भी ले आते हैं। तो शूलिंग कहती है कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। फिर जी चैन से कहती है कि तुम्हारा टीचर वहाँ है। जाओ फेंग शाओयी को देखने लगता है, शाओयी भी उसे देखने लगती है। दोनों देखा देखी दुनिया में घूम शूलिंग शाओयी को बुलाती है, लेकिन शाओयी देखने में मसरूफ तो शूलिंग फिर से उसका नाम पुकारती है और अपने साथ हेल्प करवाने के लिए ले जाती है। शूलिंग शाओयी को स्नैक्स सर्व करने के लिए देती है। शाओयी स्नैक्स टेबल पर रखती है और जाओ फेंग से पूछती है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। जाओ फेंग उसे नहीं बताता और एक फ्लेवर उठाने लगता है तो शाओयी जानबूझकर अपना हाथ बढ़ाती है, जिससे उसका हाथ जाओ फेंग के हाथ से टच हो जाता है।
शाओ यी उससे सॉरी बोलती है तो जाओ फेंग कस कर उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओ यी कहती है कि मिस्टर जाओ ये आप क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी जी चेन आगे आकर जाओ फेंग से सॉरी बोलता है और कहता है कि इसका कोई गलत इरादा नहीं था। तो जाओ फेंग उसका हाथ छोड़ देता है। फिर जी चेन से कहता है कि लास्ट बार तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ साउथ सिटी में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैंने इस बारे में सोचा और मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ। ये सुन जी चेन बहुत खुश होता है और कहता है कि फिर तो मुझे आज ही निकलना चाहिए। तभी शूलिंग वहाँ आती है और उससे कह रही है कि अपने फादर के बगैर तुम कंपनी के कोई भी फैसले नहीं ले सकते। साउथ सिटी का प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कोई भी ऐसे लीड नहीं कर सकता। जाओ फेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि मेरे फादर से ज्यादा तुम्हें इस पर एतराज है। जिसमें शूलिंग कहती है कि उनको मेरी सुननी भी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाया है। जाओ फेंग कहता है कि तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शूलिंग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि जाओ फैमिली पहले क्या था और मुझसे शादी करने के बाद क्या हो गया है। ये सुन जाओ फेंग गुस्से में गिलास तोड़ देता है और कहता है तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं अपना सरनेम चेंज करके शू रख लूं? तभी शाओ यी उसका हाथ पकड़ कर देखती है जिससे खून निकल रहा होता है। जाओ फेंग उससे अपना हाथ छुड़ाता है। शूलिंग कह रही है कि बाहर के लोगों को लगता है कि जाओ फैमिली बहुत रिस्पेक्टफुल और अच्छी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये सब कुछ शू फैमिली की मेहरबानी है। आज जैसे जाओ फैमिली लोगों के सामने नजर आती है वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। तो जाओ फेंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जी चेन शूलिंग से कह रहा है कि आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया और उसे चोट भी लगी है, लेकिन शूलिंग को तो उसकी परवाह ही नहीं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागते हुए आती है और शूलिंग को बताती है कि जाओ के फादर हॉस्पिटल में है क्योंकि वो दोबारा से बेहोश हो गए हैं। ये सुन वो सर्वेंट को कार रेडी करने का बोलती है और जी चैन से कहती है कि अगर तुम वो प्रोजेक्ट सच में करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। जाओ के फादर अगर तुमसे इम्प्रेस हो गए तो वो प्रोजेक्ट तुम ही करोगे। ये सुन जी चेन खुश होकर शूली के साथ चला जाता है। ये सारा तमाशा देख शाओ यी मन ही मन काफी खुश होती है और कहती है कि जाओ फेंग तुम जैसा दिखते हो वैसा ही हो नहीं, तुम्हारे लिए बर्बाद होना और सब कुछ खोना आसान नहीं होगा। शाओ यी फर्स्ट एड किट लेकर जाओ फेंग के रूम में जाती है और उसके हाथ की बैंडेज करने लगती है। जाओ फेंग उसे देख रहा होता है। वो जैसे ही उसके फेस को टच करने लगता है तो शाओ यी पीछे हट जाती है। तभी जाओ फेंग उसे अपने पास खींचता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गिलास का एक पीस शाओ यी के नेक पर लगा था, तो उसे कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम हर्ट हुई। शाओ यी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाओ फेंग उसे जाने नहीं देता। वो उसके काफी क्लोज होने लगता है तो शाओ यी उसे खुद से दूर करके कहती है कि ये सही नहीं है, मैं जी चेन के साथ हूँ। तो जाओ फेंग कहता है कि नहीं, तुम वो नहीं जो दिख रही हो, तुमने टोंग टाई से फेमस होने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन जी चेन के पास सिर्फ नाम है और मेरे पास नाम और पैसा दोनों है। शाओ यी शॉक्ड होकर कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं कहाँ से आई हूँ? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, इतनी परफेक्ट ब्यूटी, इतना परफेक्ट फिगर किसी लूजर के पास नहीं जाना चाहिए। शाओ यी पूछती है अगर जी चेन को पता चल गया तो? जाओ फेंग कहता है तो उसे पता चलने दो। ये सुन शाओ यी उसके क्लोज जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो जाओ फेंग उसे पुश करके क्लोज जाता है और कहता है तो उसे मरना होगा। दूसरी तरफ शूलिंग को याद आता है कि जल्दी जल्दी में वो शाओ यी और जाओ फेंग को साथ ही घर पर छोड़ आई, जिस पर वो जी चेन को गाड़ी वापस घर ले जाने के लिए कहती है। इधर शाओ यी और जाओ फेंग का इलू इलू चल रहा होता है। शाओ यी खुद से कहती है कि ये वही पर्सन है जिसकी वजह से मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है, मैं इसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना दूंगी। शूलिंग घर आकर जाओ फेंग के रूम को चेक करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ नहीं होते। जाओ फेंग को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता, जिसके बाद जी चेन शाओ यी को कॉल करता है।
तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। शाओई कॉल पे कर रही है तो जीजन उसे कहता है कि मैं जल्दी में निकल गया था वहाँ से, तुम कहाँ हो? तो शाओई कहती है कि मैं तो उसी वक्त घर वापस आ गई थी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जाओ फेंग फिर से उसके क्लोज आता है। शाओई उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें शू फैमिली ने कंट्रोल किया हुआ है और तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। जाओ फेंग कहता है तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? ये सुन शाओई हैरान होकर पूछती है कि क्या? तो जाओ फेंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। तुम जानती नहीं जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनका अंजाम क्या होता है। ये सुन शाओई को अपनी बहन की याद आती है कि कैसे वो जाओ फेंग से अपनी जान की भीख मांग रही थी लेकिन वो उसे नहीं छोड़ा था। जाओ फेंग उसे कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? यहाँ तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और फ्रेश ब्यूटीज भरी पड़ी हैं। तो शाओई अपनी तस्वीर उठाकर उसे दिखाती है और कहती है कि तुमने फिर मेरी पिक्चर क्यों रखी हुई है? जाओ फेंग कहता है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता, एक फोटो ही तो है, और उसके हाथ से छीन कर कहता है कि बहुत खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन लड़की जितनी भी ब्यूटीफुल हो वो लड़कों के लिए सिर्फ एक फन है और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो उसके सामने ही फोटो फाड़ देती है। शाओई ऐसा नहीं चाहती, वो उसे अपने प्यार में दीवाना बनाकर उसे बर्बाद करना चाहती है। वो उसे फिर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम दोनों के दिल एक जैसे हैं और उसे हक करने लगती है, लेकिन जाओ फेंग उसे पुश बैक करता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझसे दूर रहो और मुझे आज के बाद जाओ हाउस में नजर मत आना। ये बोलकर वो चला जाता है। शाओई ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसकी बाजी उल्टी पड़ गई। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जाओ फेंग उसका दीवाना हो जाए। शाओई घर वापस आती है और रूम में जाकर अपनी बहन की तस्वीरें देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे अस्थमा अटैक आता है। तभी हमें पता चलता है कि शाओई को अस्थमा है, जिसके बाद वो खुद को कंसोल करने लगती है और इनहेलर यूज करती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। एक दिन उसे अस्थमा अटैक हुआ था, तब उसकी बहन ने आकर उसे रेस्क्यू किया था और उसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन बहुत सारे पैसे कमाएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएगी। तब शाओई ने देखा कि उसकी बहन के हाथ पर चोटों के निशान है, तो वो उससे पूछती है कि ये किसने किया। तब जूकी ने उसे बताया कि वो जिसके साथ है वो बहुत गुस्से वाला है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुन शाओई डर जाती है और उसे कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन जूकी ने कहा कि वो जाएगी, लेकिन पहले वो शाओई के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर ले। फिर शाओई को इस बात का गिल्ट है कि जूकी उसकी वजह से मरी, क्योंकि उसे शाओई के लिए पैसे चाहिए थे। अगर वो सब छोड़कर चली जाती तो आज शायद जूकी जिंदा होती। प्रेजेंट में शाओई ये सारी बातें याद करके इमोशनल होती है। तभी उसे शूलिंग की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, प्लीज क्या तुम घर पर आ सकती हो? ये सुन शाओई स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओई शूलिंग के साथ होती है। शूलिंग उसे कहती है कि कुछ दिनों में जाओ फेंग के फादर का बर्थडे आ रहा है और मैं इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ ताकि मैं और जाओ फेंग थोड़ा क्लोज आ जाएं। और ज्वेलरी ट्राई करते हुए कहती है कि कल मुझे सबसे अच्छा दिखना है, क्योंकि लोग तो मुझे और जाओ को बेस्ट कपल मानते हैं। वैसे तुम भी जीचेन के साथ सूट करती हो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो शाओई कहती है कि आप जो भी पहनोगी वो अच्छा ही लगेगा। मिस्टर जाओ बहुत लकी हैं जो उन्हें आप जैसी ब्यूटीफुल वाइफ मिली। शूलिंग उसे कहती है कि तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपने हस्बैंड के दिल में वो जगह वापस कैसे लाऊं जो पहले ही वो किसी और को दे चुका है। तभी उसकी सर्वेंट इयररिंग पहनाते हुए उसे हर्ट करती है तो शूलिंग उसे डांटने लग जाती है। शाओई सर्वेंट से इयररिंग लेकर शूलिंग से कहती है कि जो चीज आप पर सूट नहीं करती उसे उतार कर फेंक देना चाहिए। फिर उसे नेकलेस पहनाती है और कहती है कि अगर किसी चीज
के रिप्लेसमेंट से आपको उससे भी अच्छी और ब्यूटीफुल चीज मिल रही है तो वो आपके लिए बेटर है और उसकी तारीफें करने लगती है। शूलिंग उसे खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारी बातें भी। कुछ दिनों में मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तुम और जीचन जरूर आना। जिसके बाद शूलिंग की सर्वेंट शाओ को सैंडल देती है जो वो शूलिंग को पहनाती है और कहती है कि हम साथ में जरूर आएंगे। पार्टी में शूलिंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करी होती है, तभी वहाँ पर जाओ आता है जो शूलिंग को देखकर कहता है कि तुम आज बहुत डिफरेंट लग रही हो। ये सुन शूलिंग खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओ और जीचन आते हैं। जीचन के हाथ में गिफ्ट देख शूलिंग कहती है कि ये फादर इन लॉ को बहुत पसंद आएगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत गुड लुकिंग है। तो जीचन उन दोनों को बताता है कि बहुत जल्द ही हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये सुन शूलिंग खुश होती है लेकिन जाओ फेंग शॉक्ड हो जाता है। शाओ फेंग के लिए गिफ्ट ले आती है जो जाकर उसे देती है और कहती है कि अब से मैं भी आपको टीचर जाओ कहकर बुलाऊंगी। जाओ फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे गिफ्ट लेता है तो शाओ उसके हाथ को फिर से छूती है। जाओ फेंग जीचन से कहता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर इस बार तुम काफी सीरियस लग रहे हो। तो जीचन शाओ को प्यार से देखकर हाँ कहता है। तभी जाओ फेंग के फादर सिस्टर एनी के साथ पार्टी में आते हैं जिसे देख शाओ थोड़ी शॉक्ड होती है। जीचन जाओ फेंग के फादर को रिस्पेक्ट देता है। तभी जाओ फेंग उसे डैड को ले जाने के लिए कहता है। मिस एनी भी उसके साथ जाती है। शूलिंग शाओ के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे तरीके तो बहुत अच्छे थे। आज जाओ फेंग ने मुझे नोटिस किया। जाओ फेंग और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब इस रिलेशनशिप को वार्म अप करने की जरूरत है। ये बोलकर वो चली जाती है। शाओ मिस एनी को देख रही होती है तो मिस एनी शाओ के पास आती है। शाओ उससे पूछती है कि आप यहाँ कैसे, वो भी मिस्टर जाओ के साथ। तो वो कहती है कि मैं पिछले 10 साल से मिस्टर जाओ को सर्व कर रही हूँ। देखो मुझे, मेरे पास आज सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं मुझे और सब मुझे रिस्पेक्ट से सिस्टर एनी कहते हैं। शाओ कहती है लेकिन मिस्टर जाओ तो बीमार है। तो मिस एनी कहती है कि क्या फर्क पड़ता है। और तुम्हें एक सरप्राइजिंगली बात बताऊं, टोंग टाई टेरेस जाओ फैमिली का है। ये सुन शाओ बहुत शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ शूलिंग जाओ फेंग को देखती है जो अपने हाथ को स्माइल करते हुए बार बार स्मेल कर रहा होता है। ये देख शूलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि वो कौन है जिसने जाओ फेंग को सड्यूस किया होगा। वो गुस्से से पागल हो जाती है। तभी शाओ आकर उसे पकड़ती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि जाओ फेंग के दिल में कोई और लड़की है और वो यहीं इस पार्टी में है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे नाक के नीचे मेरे हस्बैंड को सड्यूस किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुन शाओ घबरा जाती है। उसे लग रहा है कि शूलिंग को उस पर शक है। शाओ कहती है कि मैडम हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो शूलिंग कहती है कि नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैं जाओ फेंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने उसे कभी भी इतना खुश नहीं देखा। मैं ये भी जानती हूँ कि वो जो कोई भी है यही मौजूद है और सोचने लगती है कि वो कौन हो सकती है। तभी वो एनी को देखने लगती है। उसका शक एनी पर जाता है। शाओ उससे पूछती है कि क्या वो मिस एनी है। तो शूलिंग कहती है कि हाँ। फिर याद करती है कि जब जाओ फेंग अपने फादर से मिल रहा था तब मिस एनी ने ही उसके हाथ को टच किया था। कहती है कि सिर्फ वही है जिसने उसे टच किया। शाओ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको गलत फहमी हुई है, एक बार फिर से सोच लें। तो शूलिंग उसे पुश करके गुस्से में एनी के पास जाकर उसे उठाती है और उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। ये देख बाकी सब एनी को देखने लगते हैं। मिस्टर जाओ शूलिंग से पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ। तो शूलिंग कहती है कि ये गंदी मक्खी है जो मेरे केक के आसपास घूम रही है, मैं इसे मारकर बाहर फेंकना चाहती हूँ। तभी एनी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो शूलिंग कहती है कि डैड, अब आपको मेरे लिए कोई डिसीजन लेना ही होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी करना है करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जीचन मुझे रूम में ले जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देख एनी शॉक रह जाती है। कहती है कि मैं 10 साल से आपको सर्व कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शूलिंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा,
10 साल हमारे साथ रहोगी तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम लोग एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं समझते। तुम्हारी औकात ही क्या है। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है और चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा होता है। उसे देख शूलिंग गिलास फेंक देती है। तभी उसके गार्ड्स आकर एनी को धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। ये देख शाओई को अपनी बहन की याद आती है जब वो नीचे गिरी थी। ये देखकर उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। ज़ाओ फेंग उसे नोटिस कर लेता है और उसके पीछे जाता है। शाओई खुद को संभाल लेती है, कहती है क्या इन अमीर लोगों की नजर में हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं। ये लोग हमें इंसान भी नहीं समझते। अगर हम मर भी जाएं तब भी इनको अपनी गलती का रिग्रेट तक नहीं होगा। सिस्टर, तुमने मेरे लिए इन शैतानों के पास काम किया और इन लोगों ने तुम्हें मार डाला। ये बोलकर वो रोने लगती है और कहती है कि ये सब शैतान है और गुस्से से पागल होकर चिल्लाने लगती है। तभी शाओई अपना हेयर स्टिक निकाल कर खुद को ही हर्ट कर देती है। तभी वहाँ पर ज़ाओ फेंग आता है और उसका खून निकलता हुआ देख उसे रेस्क्यू करता है और उसे पूछता है कि तुमने खुद को हर्ट क्यों किया। शाओई कहती है कि तुम एक बहुत बड़े आदमी के बेटे हो। तुम कभी भी हमारा दर्द नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी भी वो फेस नहीं किया जो हम लोग रोज फेस करते हैं। इस तरह से मैं अपना गुस्सा बाहर निकालती हूँ क्योंकि हम लोग तुम जैसे अमीर लोगों की तरह दूसरों को टॉर्चर नहीं कर सकते और वहाँ से जाने लगती है। ज़ाओ फेंग पूछता है कि कहाँ जा रही हो। शाओई कहती है कि मैं एनी को बचाने जा रही हूँ। तो ज़ाओ फेंग कहता है कि मत जाओ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। मैं शूलिंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम एनी को बचाने गई तो तुम्हें उससे भी ज्यादा बुरी सजा देगी। शाओई कहती है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें लेकर इतनी पॉजिटिव है तो तुम क्यों दूसरों की जिंदगी से खेलते हो। क्या तुम्हें पता है कि एनी को क्यों सजा मिल रही है। क्योंकि तुम्हारी वाइफ को पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है और उसे लगता है कि वो एनी है। ये सुन ज़ाओ फेंग काफी शॉक्ड हो जाता है। शाओई कहती है कि भले ही लोग तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल समझते हैं लेकिन मेरी नजर में तुम एक डरपोक और घटिया आदमी हो जो ये भी एडमिट नहीं कर सकता कि उसके दिल में कोई और है। ये सुन ज़ाओ फेंग खुशी से कहता है कि तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली। तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने मुंह खोलने की। तो शाओई हंसते हुए कहती है कि मैं वो हूँ जिसका ब्लेम एनी ने अपने ऊपर लिया है क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मैं हूँ। ये सुन ज़ाओ फेंग उसे धक्का देकर कहता है कि बकवास बंद करो। मेरे लिए वो मैन सिर्फ एक खिलौना है, मेरे दिल में कोई नहीं और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। शाओई कहती है कि ठीक है लेकिन चाहे जो भी हो मैं एनी को बचाऊंगी। तो ज़ाओ फेंग कहता है कि एनी सिर्फ एक टूल है पैसा कमाने का। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहो। तो शाओई कहती है कि नहीं, एनी मेरी बहन है और मैं उसे बचाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एनी नीचे घिरी हुई होती है, वो काफी इंजर्ड होती है। शूलिंग उससे कहती है कि टोंग टाई की मिस एनी, कैसा लग रहा है तुम्हें। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लग गई थी ना, मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने चली थी। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ मेरी जगह से जिंदा बचकर कैसे जाओगी। क्या कोई रास्ता है तुम्हारे पास। एनी कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं हूँ। शूलिंग उसके सर पर बोतल मारने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर शाओई आती है और उसे रोकती है। तो शूलिंग गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे रोका, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। शाओई कहती है कि मैडम आप इसके खून से अपने हाथ गंदे मत करो। ज़ाओ सर भी इस बात पर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। शूलिंग कहती है तो होने दो, मैं भी देखना चाहती हूँ उसका रिएक्शन। ये बोलकर वो उसे फिर से मारने लगती है। तभी शाओई मिस एनी को बचाने के लिए उसे हक कर लेती है। ज़ाओ फेंग भी आ जाता है, वो शूलिंग को रोकता है और उसके हाथ से बोतल छीन कर फेंक देता है। शूलिंग कहती है कि ओह अगर तुमने शो करवा ही दिया कि तुम इसके लिए फीलिंग्स रखते हो, भूलो मत ये 10 साल से तुम्हारे फादर को सर्व करी है। तो ज़ाओ फेंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। शूलिंग कहती है कि ओह अगर तुमने शो करवा ही दिया कि तुम इसके लिए फीलिंग्स रखते हो, भूलो मत ये 10 साल से तुम्हारे फादर को सर्व करी है।
तो जाफेंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। शूलिंग कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि पिछले 10 साल से इसने तुम्हारा दिल बहलाया है, तभी तो तुम कभी मेरे करीब नहीं आए, और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पागल कर दिया। पागल तो तुमने मुझे कर दिया है। तो जाफेंग चिल्लाकर कहता है कि शूलिंग, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगा। शूलिंग कहती है ठीक है, मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का बहुत जल्द ही रिग्रेट होगा कि तुमने शू फैमिली छोड़ने की बात की, और वहाँ से चली जाती है। शाओई मिस एनी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, तभी जाओफेंग उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, जिसके बाद मिस एनी वहाँ से चली जाती है। शाओई जाओफेंग के साथ वॉक कर रही होती है, उसे ठंड लग रही होती है, तो जाओफेंग अपना कोट निकाल कर उसे पहनाता है और कहता है कि जाओ फैमिली से दूर रहो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। शाओई कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जाओफेंग उसे कोई जवाब नहीं देता, तो शाओई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जाओफेंग कहता है कि किसने तुम्हें ये भरम दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? बेवकूफी है ये सिर्फ तुम्हारी और कुछ नहीं। ये सुन शाओई कोट उतार कर उसे वापस देती है, तो जाओफेंग धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। शाओई जा रही होती है, तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वो देखती है तो वो मिस एनी होती है, जिसके फेस पर शूलिंग ने कट मार दिया था। वो रोते हुए बेहोश हो जाती है, जिसके बाद शाओई उसे हॉस्पिटल ले जाती है। एनी को होश आता है, वो अपनी आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। शाओई भी उसके साथ होती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जिसके बाद वो अपने फेस के लिए रोने लगती है, तो शाओई उसे समझाती है कि कम से कम तुम जिंदा तो हो, ये सिर्फ एक चोट है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। एनी सैड होकर शिनहुई का नाम लेती है, तो ये सुन शाओई शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये उसकी बहन का नाम था। वो पूछती है कि क्या कहा तुमने? तो एनी कहती है कि हाँ, तुमने ठीक सुना, मैंने शिनहुई कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम टोंग टाई में सिर्फ शिनहुई की वजह से आई हो। तुम जाओ के करीब होना चाहती थी, उससे अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए, और फिर रोने लग जाती है। फिर कहती है कि मैंने जाओ फैमिली को अपनी लाइफ के 10 साल दिए और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मुझसे बेहतर तो वहाँ के कुत्ते हैं जिनके फीलिंग्स का एहसास है, लेकिन हम जैसे लोगों की कोई फीलिंग्स ही नहीं। फिर न्यूज में जाओफेंग को देखकर कहती है कि देखो कितने परफेक्ट और ब्यूटीफुल हैं ये लोग। शाओई, तुम्हें इनसे मेरा और अपनी बहन का बदला लेना होगा। दूसरी तरफ जाओफेंग मीडिया के सामने साउथ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का अनाउंस करता है। शूलिंग भी वहीं होती है, कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ मिस्टर जाओ आते हैं और पूरे मीडिया के सामने जाओफेंग को थप्पड़ मारते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। जाओफेंग जाते हुए शूलिंग को देखता है, जो स्माइल कर रही होती है, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। मिस्टर जाओ जाओफेंग को वेब से बहुत बेदर्दी से मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शूलिंग से डिवोर्स की बात करने की? क्या तुम जानते नहीं कि शू फैमिली मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? तुम बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ की तरह घटिया और चीप हो। ये सुन जाओफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, चुपचाप सह रहा होता है। दूसरी तरफ एनी शाओई से कहती है कि शूलिंग इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुम जाओफेंग के दिल में जगह बना चुकी हो। जाओफेंग को तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है और तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। शाओई पूछती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एनी कहती है कि शू फैमिली और जाओ फैमिली को स्प्लिट करना होगा। मुझे यकीन है तुम ये कर सकती हो। उधर दूसरी तरफ जाओफेंग को दिखाया जाता है, जो अपने डैड से मार खाकर घर आता है
और बहुत जख्मी होता है। उसका शर्ट खून से भरा होता है, जिसके बाद फ्लैशबैक से उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को मार रहे थे और वो उनके सामने आकर उन्हें छोड़ने की भीख मांगते हुए कहता है कि डैड प्लीज मेरी मॉम को मत मारो, वो मर जाएगी। तो मिस्टर जाओ ने कहा था कि तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम जैसे हो, तुम लोगों को जाओ फैमिली में रहने की वैल्यू ही नहीं। प्रेजेंट में वो गुस्से से पागल हो रहा होता है और सारी चीजों को तोड़ रहा होता है। तभी उसे सोफे पर शाओई का हेयर स्टिक मिलता है और उसे उसकी बात याद आने लगती है जब शाओई ने खुद को इंजर्ड किया था और जाओ ने उसे कहा था कि तुम ये क्यों करी हो। तो शाओई ने उसे कहा था कि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी इस डर से नहीं गुजरे कि अपने अंदर के गुस्से को निकालने के लिए अपने आप को ही चोट पहुंचानी पड़े। जिसके बाद वो शाओई को कॉल करता है। दूसरी तरफ शाओई को जब जाओ फेंग की कॉल आती है तो एनी उसके साथ होती है। शाओई उसे बताती है कि जाओ फेंग मुझसे मिलना चाहता है, तो एनी उसे मोटिवेट करती है अपना बदला लेने के लिए। शाओई घर आ रही होती है तो उसके दिमाग में एनी की बातें चल रही होती हैं। तभी वो जाओ फेंग को नीचे जमीन पर बैठा हुआ देख पूछती है कि तुम यहाँ और ऐसे क्यों बैठे हो। तो जाओ फेंग कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। ये बोलकर वो उसे हक करता है। शाओई उसे धक्का देकर दूर करती है तो उसके हाथ में ब्लड लग जाता है, जो देख वो शॉक्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम जख्मी हो। जाओ फेंग हाँ कहता है तो शाओई उसे पकड़कर घर के अंदर ले आती है और उसका कोट उठाकर देखती है तो शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि किसने तुम्हें ऐसे हर्ट किया, मुझे बताओ। जाओ फेंग कहता है कि डोंट वरी, मुझे इनकी आदत है और उसे उसकी हेयर स्टिक वापस करके कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि गुस्से में बेबस होकर खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। शाओई उसकी बात को इग्नोर करके उससे कह रही है कि मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत चोट लगी है और मेडिसिन बॉक्स लाने चली जाती है। तभी जाओ फेंग उठकर घर को देखने लगता है। वो एक रूम में जाने वाला होता है तो शाओई उसे रोकती है। जाओ फेंग पूछता है कि इस रूम में ऐसा क्या है, तो शाओई कहती है कि ये रूम मेरी सिस्टर का है। जाओ फेंग कहता है अच्छा तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सिस्टर भी है। तो वो इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए कहती है कि हाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। जिसके बाद वो शर्ट उतारती है तो उसके बैक पर गहरे जख्म होते हैं, जिस पर टच करके शाओई कहती है कि ये तो बहुत बड़ा जख्म है, तुम कैसे इसे बर्दाश्त कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई नहीं जिसके साथ तुम अपना दर्द शेयर कर सको, जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए? अगर तुम चाहो तो मैं वो बन सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। जाओ फेंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस जख्म से क्योंकि मैं इसे देख नहीं सकता और मुझे दर्द भी नहीं होता क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। शाओई को फिर से अपनी बहन याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाओ फेंग शाओई की क्लोज होने लगता है, लेकिन शाओई अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है, तुम उससे दूर रहो। तो जाओ फेंग कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं मैडम है, वो सिर्फ मुझे कंट्रोल करना जानती है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो शाओई कह रही है कि तुम बहुत बुरे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम अभी यहाँ मेरे घर में हो, जबकि तुमने मुझे खुद वार्न किया था कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ। तो ये है तुम्हारी जबान मिस्टर जाओ। तभी जाओ फेंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि क्योंकि तुम में मुझे अपना सुकून दिखता है, तुम्हें देखकर मेरी फीलिंग्स जाग जाती हैं, मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम ही वार्म कर सकती हो। तो शाओई कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें शूलिंग से ब्रेकअप करना होगा, मेरे पास आना होगा। तो जाओ फेंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे छोड़ दूंगा। शाओई कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, मैं कल टोंग टाइम में तुम्हारा वेट करूंगी। अगर तुम शूलिंग से ब्रेकअप करके आ गए तो तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी।
अगर नहीं आए तो फिर मेरे बारे में भूल जाना। नेक्स्ट डे शाओ यी टोंग टायर में जाओ फेंग का इंतजार कर रही होती है। एनी उसके पास आती है और कहती है कि अगर जाओ तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारी बहन को मारा था। जिसके बाद एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शूलिंग ने जाओ फेंग से स्टिक छीन कर ज़ूकी को मारा और उसे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करो। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ज़ूकी को शूलिंग ने मारा था। दूसरी तरफ शूलिंग अपने सारे सर्वेंट के साथ मिलकर जाओ फेंग के लिए सरप्राइज प्लान करी होती है और उसका वेट करी होती है, जबकि जाओ फेंग एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और शाओ यी के बारे में सोच रहा होता है। शूलिंग जाओ फेंग को वेट करी होती है। आधी रात हो गई लेकिन जाओ फेंग नहीं आता तो शूलिंग गुस्सा हो जा रही है और अपने सर्वेंट से पूछती है कि कब आएगा वो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं स्माइल कर करके थक चुकी हूँ। सर्वेंट कह रही है कि शायद वो कहीं बिजी होंगे, आप वेट कर लो। तो शूलिंग कहती है कि ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूँ, अब बस जल्दी से वो आकर मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। दूसरी तरफ शाओ यी भी जाओ फेंग का वेट कर रही होती है। तभी जाओ फेंग ड्रंक होकर उसके पास आता है तो शाओ यी उसे हक कर लेती है और कहती है कि फाइनली तुम आ गए। मुझे पता है कि कुछ लोगों की वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत अंधेरे हैं, लेकिन अब तुमने उस अंधेरे को छोड़कर रोशनी को चुना है। जाओ फेंग कहता है कि हाँ, और अब से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद दोनों काफी रोमांटिक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शूलिंग जाओ फेंग का वेट कर करके गुस्से से पागल हो जा रही है और अपनी सर्वेंट को मारने लगती है और कहती है कि जरूर कोई गड़बड़ है और गुस्से से चीजें तोड़ने लगती है। तभी उसे एनी की कॉल आती है जो उसे हंसते हुए बताती है कि मुझे पता है तुम्हारा जाओ फेंग कहाँ है और ये भी पता है कि वो किसके साथ है। ये सुन शूलिंग शॉक हो जाती है। जाओ फेंग शाओ की गोद में सो रहा होता है। तभी शाओ यी उसके जख्मों को छूती है तो जाओ फेंग एकदम से गुस्सा हो जाता है और शाओ यी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने मुझे टच कैसे किया, कौन हो तुम। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।